गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एक नया SNPs। SNPs जो हैं वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो फीचर्स थे उसमें एक छोटी सी लाइन दे रखी है और इसकी फुल फॉर्म है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया था और उसके अंदर पेज नंबर आप देखो 120 नंबर पेज के ऊपर एक टर्म दे रखी है SNPs। इसको हम पूरा नाम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। होता क्या ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म? हम यदि बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वहाँ पर दो क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन में। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है आपस में जुड़ते हैं या उनकी पेयरिंग होती है। और ये क्रोमोसोम जो पेयरिंग होती है वो पेयरिंग क्रोमोसोम कहाँ से मिलते हैं? जिसमें एक क्रोमोसोम मदर और एक क्रोमोसोम फादर से मिलता है और आपस में क्या कर लेते हैं, वो पेयरिंग करते हैं। इस तरह से हमारे अंदर या ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं। मतलब कि 23 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं जो अपने ही समान दूसरे 23 क्रोमोसोम के साथ क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। ऐसे क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और ये क्रोमोसोम 23 इसलिए क्योंकि प्रत्येक पेयर दूसरे पेयर से क्या रखता है, डिसिमिलर होता है, उनके बीच में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं होती। तो सिमिलरिटीज़ वाले या सेम स्ट्रक्चर वाले क्रोमोसोम जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग करते हैं उस समय डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस उनके ऊपर फिक्स होते हैं और उन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस जो है वो पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ सीक्वेंस क्या करता है, पर्टिकुलर जीन को बनाता है और जीन जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। अब जितने भी ह्यूमन जीनोम स्टडी किए गए हैं, जितने भी ह्यूमन जीनोम के साथ साथ हमने कुछ प्लांट्स को, कुछ बैक्टीरिया को या फिर कुछ निमेटोड्स का भी, एक निमेटोड्स, दो प्लांट्स, राइस और साथ में एक ब्रेसिका फैमिली का एक मेंबर है उसको सर्च किया, सिनोरेबाइटिस एलिगेंस एक निमेटोड को, उसके अंदर जीनोम की स्टडी की, ईस्ट और बैक्टीरिया के भी साथ में ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई का भी जीनोम ऑफ स्टडी किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर सब स्टडी किया। तो इन सब को देखने के बाद में साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि कुछ न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, वो दूसरे डीएनए के साथ या दूसरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के साथ किसी भी तरीके से क्या होते हैं, वो सिमिलर नहीं होते। या आप नहीं कह सकते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे कहीं चेंज होता है तो वो उस सीक्वेंस के ऊपर दूसरे के अंदर क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बेस पर किसी एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये क्रोमोसोम इसका है। वो पर्टिकुलर लोकेशन फिक्स होती है उस सीक्वेंस की या उस न्यूक्लियोटाइडों की सीक्वेंस की। वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे क्या होता है, वो अपने आप को वहाँ पर क्या दिखाता है, बहुरूपता दिखाता है, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होता है। यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया है, ये डिप्लॉयड कंडीशन में एक क्रोमोसोम के डीएनए की स्ट्रक्चर है। मतलब कि ये एक क्रोमोसोम का डीएनए और उसी का होमोलोगस क्रोमोसोम का ये डीएनए, मतलब कि दोनों ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब कि सभी क्या हैं, आपस में क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम के ऊपर न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस है। अब इस न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस में क्या होगा, ये पर्टिकुलर एक जीन बनाएगा। एक ग्रुप ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर एक जीन की फॉर्मेशन करते हैं और जीन पर्टिकुलर क्या बनाते हैं, किसी एक प्रोटीन को या किसी एक सीक्वेंस को कोड करते हैं, जिसका mRNA या RNA का निर्माण होता है। यदि वो कोडिंग रीजन में है, यदि नॉन कोडिंग रीजन में है तो वो एज इट इज़ हेरिडिटी के अंदर आके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन उनका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होता है प्रोमोटर रीजन के अंदर, या हमने टाटा बॉक्स पढ़ा, प्रिनबो बॉक्स पढ़ा उसके अंदर, या शाइनर-डेलेगार्नो सीक्वेंस हमने देखे थे वो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इन जीन्स का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होता है यदि वो किसी तरीके से किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। तो नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट होते हुए भी वो प्रमोटर रीजन में, टर्मिनेटर रीजन में, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल उसके अंदर, रेगुलेटर के अंदर, इनहिबिटरी के अंदर, या फिर
ऑपरेटर जीन के अंदर कोई पार्ट हो सकते हैं, मतलब कि उनका कहीं ना कहीं पार्ट हो सकता है, लेकिन ORF ओपन रीडिंग फ्रेम वाले रीजन में वो नहीं होते हैं, तो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन, वो कोडिंग या नॉन कोडिंग कुछ भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर किसी एक प्रोटीन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे या नहीं करे, वो जीन होगा ही होगा। तो इस जीन के अकॉर्डिंग वहाँ पर जीन पाए जाते हैं जो पर्टिकुलर किसी काम को, प्रोटीन को फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है या होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कुछ वेरिएशंस दिख रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर दोनों में क्या होती है, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड के ऊपर किसी भी तरीके से उनमें कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस कंडीशन में हैं, मतलब कि यहाँ पर ये क्रोमोसोम सेम स्ट्रक्चर के हैं और इनके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी न्यूक्लियोटाइडों का चेंज नहीं है। ये पर्टिकुलर क्या होता है, ये लोकेशन फिक्स होती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कुछ भी चेंज हो जाता है तो फिर आने वाले सीक्वेंस जब चेंज होंगे तो वहाँ पर बनने वाली प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जब जेनेटिक रिकम्बिनेशन हुआ, मान लो किसी फादर या मदर से जब पेयरिंग हुई क्रोमोसोम की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, और रिप्रोडक्शन के बाद जब दोबारा गैमेट बने, गैमेट जब दोबारा मिले, तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब कि वहाँ पर इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड की जो लोकेशन थी, उस लोकेशन में क्या आ गया, कुछ परिवर्तन आ गया। अब ये अपने माता पिता का क्रोमोसोम है, ये किसी एक संतान क्रोमोसोम, तो यहाँ पे क्या आ गया, उनमें बाकी क्रोमोसोम सेम है, बाकी वो एज इट इज़ वहीं आ रहा है, उसी क्रोमोसोम की लोकेशन के अकॉर्डिंग वो उन जीन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो थी वो क्या हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई। तो इस तरह के वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है, इस कंडीशन में, ये कंडीशन जब होती है, हम मेंडेलियन कैरेक्टर पढ़ेंगे आगे, मेंडलिज्म में हमने पढ़ चुका है थोड़ा बहुत, कुछ कैरेक्टर डोमिनेट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं, तो यहाँ पर ये कैरेक्टर दोनों डोमिनेट होते हैं, तो यहाँ पर अपने एक कैरेक्टर को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं। यहाँ पे ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर इन रिसेसिव कैरेक्टर को किसी तरह से एक्सप्रेस नहीं होने देता। यदि सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर कहीं पर भी चेंज हुआ, मतलब कि डिप्लॉइड कंडीशन में एक क्रोमोसोम ये दोनों क्रोमोसोम किसी एक संतति के अंदर है, तो यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम के पास कोई कैरेक्टर था, वो एज इट इज़ था, दूसरे क्रोमोसोम ने क्या लिया, किसी मदर या फादर से लिया, मान लो ये मदर का है और ये फादर का है, ये मदर का और ये फादर का क्रोमोसोम है के संतान के अंदर, तो यहाँ पर जब वो कुछ न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ, सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन ये यदि किसी ये फैक्टर किसी, ये मान लो ये चेंज हुआ और चेंज होने के बाद किसी जेनेटिक डिसऑर्डर को इसने क्या किया, यदि हुआ, मतलब कि वहाँ पे किसी आनुवंशिक बीमारी के लक्षण को ये उत्पन्न करने वाला हुआ, तो यहाँ पर ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज यहाँ पर किसी भी तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर शो नहीं करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियर, उसे हम क्या बोलते हैं, वाहक। तो यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी चेंज तो हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म तो, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरीके से उसमें क्या हुआ, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर में चेंज होने के बावजूद भी यहाँ पे ये डोमिनेंट कंडीशन में था ये जीन, इसके कारण इस जीन के कैरेक्टर को उसने एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इसको हम बोलते हैं कैरियर रूप से ये क्या होगा। अब क्या होगा, पूरी तरीके से यदि ये चेंज हो जाए, दोनों तरफ से चेंज हो जाए, कैसे चेंज होगा, अब मेल के जो क्रोमोसोम आए वहां पर भी चेंज हुआ, मतलब कि ये इस तरह से चेंज होता गया, मतलब कि ये लोकेशन इसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9th लोकेशन है। यहां पर क्या हो गया, ये वापस चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, और दूसरा क्रोम इसके बेस पेयरिंग होगी ए, उसके बाद ये क्रोमोसोम है, इसके बाद दूसरा क्रोमोसोम हम बनाएंगे इसका,
उसकी भी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे तो यहाँ पर जो 9th लोकेशन थी, इधर से हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th लोकेशन ये पूरी तरह से क्या हो गई, चेंज हो गई। इसका मतलब ये लोकेशन जो पेरेंट्स या मदर से जो लोकेशन थी उस लोकेशन में क्या हो गया, तो पहला लोकेशन चेंज हुआ, मान लो जेनेटिक डिसऑर्डर को ये क्या कर रहा था, एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर जीन आ गया, लेकिन जो उसके एक क्रोमोसोम के ऊपर उसके जो जीन थे वो डोमिनेंट कंडीशन में थे, डोमिनेंट कंडीशन में होने से वो इन करेक्टर को एक्सप्रेस करने से रोक देता है। लेकिन यहाँ पर अब दोनों करेक्टर ही क्या हो गए, यहाँ पर रिसेसिव कंडीशन में आ गया, मतलब कि यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो गया, यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म कंडीशन में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पूरे जो स्ट्रक्चर हो जाती है चेंज हो जाती है। और यहाँ पर यदि ये सेम हो, मतलब कि इसकी तरह ये सेम हो जाए, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम की पूरी स्ट्रक्चर ये एज इट इज सेम है और ये भी आगे वाली स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पर्टिकुलर जीन जो यहाँ पर 9th लोकेशन का जो जीन था वो जीन क्या हो गया, दोनों क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम इसमें और इसमें जो डिप्लॉयड कंडीशन में थे उनमें चेंज हो गया। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, एक तरह का सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ। और ये अब क्या होगा, एज ए हम इसको रोगी बोल सकते हैं, मतलब कि ये इन्फेक्टेड होगा और जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या करेगा, ये शो करेगा। कोई भी जेनेटिक बीमारी है तो हम एग्जांपल के रूप में हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे मेंडलिज्म के अंदर, तो वहाँ अलग से इसको समझेंगे। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कोई भी चेंज होता है और पर्टिकुलर बॉडी के अंदर वो कोई प्रोटीन हानिकारक प्रोटीन बनाएगी तो डिसऑर्डर हो जाएगा, लाभदायक प्रोटीन बनाएगी तो वो हमारे लिए एक एडवांसमेंट है, जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसके लक्षण बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या होता है, किसी क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस में सिंगल न्यूक्लियोटाइड में यदि वेरिएशन आता है तो ऐसे वेरिएशन हम क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म माने बहुत रूप, मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइडों में चेंज होने पर, पॉली माने मल्टी मैनी और मॉर्फ माने शेप या साइज, शेप या उसका आकार या उसके रूप। तो मॉर्फ इस तरह से हम इसके अनेक रूप आ जाते हैं क्रोमोसोम के और वो अनेक कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बेस पर आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझना है तो यहाँ पर VNTRs की बात करें, STRs की बात करें, तो ये भी क्या दिखाता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। VNTR और STRs क्या होते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो दे रखा है, VNTRs के बारे में पूरा समझा रखा है। STRs क्या करते हैं, तो VNTR और STRs भी क्या दिखाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, ये SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और VNTR और STR जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि एक से अधिक पॉली न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो होता है वो एक के बाद एक रिपीट होता रहता है। और उनके सीक्वेंस जब एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिपीटेटिव सीक्वेंस अलग होते हैं तो उनको VNTR पॉलीमॉर्फिज्म या STR पॉलीमॉर्फिज्म। VNTRs बड़े आकार के न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस होते हैं और STRs छोटे आकार के न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस होते हैं, जिसको अलग से इस आगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ समझा रखा है व्हाट इज़ VNTRs, व्हाट इज़ STRs। इनको मिनी सेटेलाइट बोलते हैं, इनको माइक्रो सेटेलाइट बोलते हैं। तो वहाँ डिटेल में समझा रखा है किस प्रकार से वेरिएशन होते हैं। तो वो भी एक तरह से क्या दिखाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, बहुरूपता शो करते हैं क्रोमोसोम के अंदर। तो ये कुछ बीमारियों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर जो किसी इंडिविजुअल के अंदर होंगे, हेयर कलर, स्किन कलर, पर्टिकुलर जीन
की प्रोटीन नहीं बनी तो वो कलर चेंज हो गया, मेलानिन की पिगमेंटेशन चेंज होगी। तो हर तरह से क्या करते हैं, ये इफेक्ट डालते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आती चली जा रही है तो इन करेक्टर्स में यदि ऐसा करेक्टर जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से इन करेक्टर्स को वहाँ से रिमूव करके वहाँ पर अच्छे करेक्टर डाल सकते हैं। तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर छोटा सा वर्ड दे रखा था SNPs, तो उसको यहाँ पर हम डिटेल में समझा, क्योंकि जो NCERT जो बुक है उसके अंदर प्रत्येक करेक्टर जो है, प्रत्येक वर्ड जो है वो उसका एक मीनिंग है। एक तरह से ये मान सकते हैं कि इसको SNP पढ़कर छोड़ देना एक कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि हमने बड़े एग्ज़ाम को, नीट के लेवल के एग्ज़ाम को यदि हमने पढ़ना है या उसके अंदर हमने तैयारी करनी है तो इसकी प्रत्येक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग बनते हैं NCERT की। NCERT को डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। यदि आप एज इट इज़ इसको पढ़कर छोड़ दोगे, इसमें इतने ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दे रखी है, इतने ज़्यादा यहाँ पर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इतने अच्छे दे रखे हैं, इनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग, जो हम VNTR STRs और किस प्रकार वहाँ पर यूटिलाइज होता है, तो उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।